नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। दिल्ली की हवा में जहर घुलता ही जा रहा है। लगातार प्रदूषण से दिल्ली वासी बिल्कुल आजिज आ चुके हैं। हालांकि एम्स दिल्ली का कहना है कि हम सभी को घर में रहना चाहिए, लेकिन कितने ही लोग हैं जो घर में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जितनी हवा हमारी प्रदूषित है, उतना ही प्रदूषण हमें लग रहा है कि लोकतंत्र भी उसी तरह से दूषित हो रहा है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ये दावा किया कि हरियाणा के जो चुनाव थे उसमें भी वोट चोरी हुई थी। उनके लगाए गए आरोप जो हैं वो बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। आज शो में हम उस सहित कई और विषयों पर भी बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मेरा यही है, जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने कल लगाए हैं हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसको लेकर, उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख जो थे वो डुप्लीकेट वोटर्स थे और वोट चोरी जो हुई है क्योंकि वहाँ बहुत कम मार्जिन था कांग्रेस की जीत का। तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और बहुत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। बतौर पत्रकार जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, एक स्तंभ जो है वो पत्रकारों का भी है, और जब वो देखता है कि इस तरह से लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसकी शुचिता पर सवाल उठते हैं। आप इसे किस तरह से देखेंगे और उनके आरोपों की गंभीरता किस तरह की है? देखिए, राहुल गांधी जिस मिशन पे पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब हरियाणा का चुनाव के नतीजे आए और जो सर्वे हुए, और कोई भी जो इवन गोदी मीडिया के सर्वे भी थे, इवन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था, मेरी भी बीजेपी के लोगों से बातचीत होती थी, उन्होंने कहा साहब डबल डिजिट मतलब 10-12 जीत जाएँ बहुत है, बहुत बुरी हालत है। उस विक्ट्री को, कांग्रेस की जो विक्ट्री होने वाली थी उसको डिफीट में बदलना और हारी हुई पार्टी को जीत में बदलना, मुझे लग रहा है कि इतना इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा अपराध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और भारत की डेमोक्रेसी के साथ हो नहीं सकता। आज़ादी की लड़ाई इस सब के लिए नहीं लड़ी गई थी। आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि आप हमारी अपनी सरकार होगी, हम अपना खुद चुनेंगे। लेकिन 75-77 साल हो गए इस सारी चीज़ों को, और ये देखने को मिल रहा है आज की जो युवा पीढ़ी को। तो आप ये लगा सकते हैं, ये मान सकते हैं कि पूरा डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को किस तरह से हाईजैक किया जा रहा है, जिसे को अंग्रेजी में बोलते हैं टेकन फॉर अ राइड। अब ये बताइए कि जब आप जो सप्लाई लाइन है डेमोक्रेसी की, वो इलेक्शंस होते हैं और टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं, और उस इलेक्शन की वो जो सप्लाई लाइन ऑक्सीजन की है लोकतंत्र में, उस सप्लाई लाइन को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो एक निर्जीव शरीर रहेगा जिस शरीर में कोई प्राण नहीं है। तो ऐसी दशा में आप एक भयावह तस्वीर दिखाई देती है कि एक पपेट गवर्नमेंट होगी जिसको ऊपर से एक जामा पहनाया जाएगा कि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन हकीकत में जिन लोगों ने उस पपेट सिस्टम को इलेक्ट किया है, वो जब रात को अपना चेहरा शीशे में देखेंगे या घर में जाएंगे सोने के लिए, तो उनको अपने पर शर्म आएगी कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। और वही हालत आज की जो नोडल एजेंसी है वो भारत का चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग में जो मोटी मैं तो इलेक्शन कमीशन 1991 से कवर किया है। टी.एन. सेशन ने जब चार्ज लिया था, ही वाज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, देन ही टुक ओवर एंड देन आई वाज अमंग द यंग रिपोर्टर्स हु वेंट टू द इलेक्शन कमीशन टू सी द सेरेमनी। एंड मैं देख रहा हूँ कि ठीक है कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, आपने सरकार के साथ काम किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका एफिलिएशन रहा होगा। लेकिन जब आप एक कुर्सी पर बैठते हैं तो आप एक जज की भूमिका में होते हैं। कितना लोगों का आस उम्मीद आप पर होती है, और आप जब विश्वासघात करते हैं, डेमोक्रेसी के साथ विश्वासघात करते हैं, संविधान के साथ विश्वासघात करते हैं, ये मैं इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहा हूँ। एंड उसके बाद उसको लीपापोती करने का जो प्रयास होता है कि हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप प्रूफ कीजिए जी। आप कहते हैं कि साहब लिस्ट बताइए, आप बताइए कि कहाँ गड़बड़ हुई, आपने तो अपील ही नहीं की। ठीक है, अपील की नहीं की, उनके पास तो रिकॉर्ड है अपील करने के। ये जो इनके सांसद हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह एक ब्रांच के तौर पर काम कर रहा है।
रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है, रूलिंग क्लास जो है, जो गवर्नमेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी, ये उसका हिस्सा हो गया, एक्सटेंशन हो गया, गवर्नमेंट का एक्सटेंशन। जैसे एक मंत्रालय होता है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के कंट्रोल में काम करता है, तो उसी के कंट्रोल में ऐसा लग रहा है। तो ऐसी इलेक्शन मशीनरी जो इस समय इतना क्रूशियल इलेक्शन बिहार में हो रहा है, मैं तो लगातार इस बात को बोल रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव कि बिहार में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। मैं लगातार बोल रहा हूँ, और मैंने हरियाणा चुनाव में भी बोला था कि इतनी बड़ी बेईमानी होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं अकेला जर्नलिस्ट था जो पब्लिकली इस सब बात को बोला, और वही साबित हुआ, क्योंकि मैं इनको बहुत नज़दीक से इन लोगों को देख रहा हूँ। जी। अजय, अगर हम हरियाणा के चुनाव की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने जिस तरह की विसंगतियां बताई हैं कि एक मॉडल की तस्वीर वाली वोटर आईडी से 10 बूथ पे 22 बार मतदान किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीर हमने देखी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो डेटा दिखाया जा रहा था, एक ही तस्वीर वाली महिला है, उससे कितनी बार वोट किया गया है। फिर हम देखते हैं यूपी के एक सरपंच हैं जो हरियाणा में जाकर वोट कर रहे हैं। ये जिस तरह की विसंगतियां हैं और जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं कि हमें अगर अपना नाम बदलवाना है तो हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर मुझे अपनी जो भी वोटर आईडी में अगर कोई बदलाव करवाना है तो ये सब बहुत आसान काम नहीं है भारत में ये सब करवा पाना। उस स्थिति में हम जब देखते हैं कि वही आयोग जिसके यहाँ मेरा नाम की स्पेलिंग या मेरा पता बदलवाना मुश्किल है, वहाँ एक ही घर में 100 लोग रह रहे हैं, जबकि तमाम तरीके के रूल्स है कि आपको वेरीफाई करना है वहाँ पर जाकर। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है और इस सब को क्यों चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहा है? चुनाव आयोग मीनाक्षी गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसीलिए राहुल गांधी अब तक 3 एक लेख और 3 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर चुके हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में मैनिपुलेशन हो रहा है और एक सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। लेकिन ये जो हरियाणा के जो चुनाव है, इसमें ये बहुत गंभीरतापूर्वक ये बात लेनी चाहिए किसी को भी, और सीईसी को तो लेना ही चाहिए, जो चुनाव आयोग को तो लेना ही चाहिए। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कुल मतदाता हरियाणा में 2 करोड़ है, उसमें से राहुल गांधी ये कह रहे हैं 6-7 महीने के इलेक्टोरल रोल्स के स्टडी के बाद कि 25 लाख फेक वोटर्स हो सकते हैं, और जिसमें से उन्होंने, आपने कहा बल्क वोटर्स की कुल संख्या लगभग 19 लाख है, 19 लाख से भी ज़्यादा एक्चुअली। और वो बल्क वोटर्स का मतलब होता है कि एक सिंगल एड्रेस में 100-150 मतदाता रजिस्टर्ड है, और उसको जब उन्होंने चेक नहीं किया है। और फेक जो डुप्लीकेट वोटर्स है वो करीबन 6 लाख के करीब है। जो ऐसे वोटर्स जो 1,25,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके फोटोज या तो गलत है या तो ब्लर कर दिए गए हैं। जब पिछले इस तरीके से जब अलंद महाराष्ट्र के अलंद और महादेवपुरा पर इस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा करने की कोशिश की थी, तब चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि हाउस नंबर 0 जो बार बार आ रहा है इलेक्टोरल रोल्स में, वो होमलेस लोगों का है। और कल उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऐसे कई सारे मतदाता ढूंढे जिनके हाउस नंबर 0 थे, लेकिन उनका घर बकायदा वो ढूंढ कर आए, और उसमें से एक नरेंद्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे इनका ये घर है, मगर ये नरेंद्र तो हाउस नंबर 0, तो वो भी गलत साबित हो रहा है। और लेकिन अब बात मुझे लग रहा है आगे बढ़ चुकी है। अब इस बार जितना महादेवपुरा और अलंद के प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने नहीं कहा था, इस बार उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि ये जो चुनाव आयोग है जिसके मुखिया ज्ञानेश कुमार है, और उनका बकायदा 3 इलेक्शन कमीशन का फोटो दिखाकर कहा कि ये जानबूझकर ये इस तरीके से जो इलेक्टोरल रोल्स का जो मैनिपुलेशन है उसको होने दे रहे हैं, और उसको रेक्टिफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे सीधे बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो अभी तक वो चुनाव आयोग से गुहार लगा रहे थे कि आप ये सारी चीज़ें जो हमने रिसर्च की है, आप इस पर देखो कि क्या, ध्यान दीजिए कि आप इसको सीधा कीजिए, क्या कीजिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, इसका जो सोल्यूशन हो सकता है वो कीजिए।
लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का टोन पूरी तरीके से बदला हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये चुनाव आयोग अब भरोसेमंद है ही नहीं, कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का बार बार प्रतिक्रिया इस तरीके का आ रहा है कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। कल प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद उन्होंने फिर से एक टेम्पलेट वाला रिस्पॉन्स दिया कि हमारे पास इस तरीके से अपील कोई भी नहीं आई, हमने ये सारा इलेक्टोरल रोल शेयर किया था। और मगर राहुल गांधी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि ये जो पूरा जो इतना बड़ा ये जो मैनिपुलेशन है, इसमें 1 साल 2 साल उनकी टीम काम कर रही है, फिजिकली एड्रेसेस वेरीफाई कर रहे हैं, फिजिकली इलेक्टर्स को लोगों से जाकर मिल रहे हैं, तब जाकर पता चल रहा है। तो इसमें जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं कि अपील आप 90 दिन के अंदर कर सकते हैं, वो हम कैसे करें। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व एक स्थिति बनी हुई है, इसमें चुनाव आयोग का रवैया क्या इस तरीके से टेम्पलेट ड्रिवन होना चाहिए, इसी तरीके से कि हाँ ये रूटीन मैटर है और हमने दे दिया। जब आप एक प्रतिपक्ष का नेता ये पूरा एक ऐसा मुद्दा उठा रहा है जिसमें इस हमारे लोकतंत्र का जो बेसिक फाउंडेशन है उसी पर सवाल उठ रहा है। हम लगातार इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर जनमानस में ये सस्पिशन, ये डाउट घुस गया तो ये पूरे लोकतंत्र का एक मजाक बन जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री खुद ही जाकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के हिसाब से बताते हैं, और है भी। लेकिन इस तरीके से चुनाव आयोग, और ये एक नीतिगत तरीके से मुझे लगता है न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि सारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उसको जो हाईजैक करने की बात सर कह रहे थे, वो उस तहत उसमें हो रहा है। न सिर्फ चुनाव आयोग, बाकी जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उस पे एक राजनीतिक कब्जा हो चुका है। और लेकिन गंभीरता पूर्वक हमें इस बात को लेनी चाहिए कि कम से कम चुनाव आयोग और चुनाव की जो इंटीग्रिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इस पे क्यों तत्कालिक तरीके से नहीं हो रहा है। तो कल जो राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग पर ये इल्जाम लगाया कि आप बीजेपी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनको जितवाने के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे और साथ में उन्होंने बिहार में जो अभी एसआईआर हुआ था उनके भी 4 मतदाता लेकर आए, कहकर कि उनके नाम किस तरीके से गलत तरीके से काटे गए हैं। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे बीजेपी लीडर्स ये कह रहे थे कि हाँ इतने सारे इलेक्टोरल रोल्स में जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैनिपुलेशन हो रहा है, उसी की वजह से तो एसआईआर किया जा रहा है। अब यहाँ पे राहुल गांधी साथ में ये भी दिखा रहे कि जो एसआईआर भी चुनाव आयोग कर रहा है, जो चुनाव आयोग जो अब उनके हिसाब से न्यूट्रल नहीं रहा, बीजेपी की मदद कर रहा है, वो एसआईआर करवाए या इस तरीके से चुनाव कराए। अब उनके जो जब तक इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पारदर्शिता नहीं दिखाएगी, आने वाले दिनों में सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं करेगी या फिर एक एक सवाल का पॉइंटेड आंसर नहीं देगी, तब तक चुनाव आयोग के किसी भी कार्य में ये सवाल उठेगा कि चाहे वो एसआईआर कराए, चाहे वो चुनाव करवाए। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। अभी आने वाले दिनों में पता नहीं कि इस तरीके से लोग इसे गंभीरतापूर्वक उठाते हैं या नहीं, लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति है। जहाँ तक आपने बात की कि लोगों का भरोसा कम होगा, ये बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से, बिहार के विभिन्न हिस्सों से, और अखबारों के ज़रिए वैसे भी बहुत थोड़ा ही छपता है, लेकिन जो कुछ भी पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्रों से, वहाँ लोग यही कह रहे हैं कि हमें तो भरोसा ही नहीं है। और उन्हें अब वो लोग पिछले चुनावों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हमें तो लगता है कि पिछले चुनाव भी वो इसलिए जीते क्योंकि इस तरह की हेराफेरी की गई है। अगर किसी लोकतंत्र में जनता का चुनाव पर ही भरोसा ख़त्म हो जाता है तो ये स्थिति क्या होगी? हम कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, पर हमारे यहाँ जनता को इस पर विश्वास नहीं रहा है। तो हम एक्चुअली कोई डेमोक्रेसी हैं या फिर जैसा कि तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब आंशिक लोकतंत्र बचा हुआ है? देखिए, मैं इसमें एक नई चीज़ देख रहा हूँ, एक पैटर्न देख रहा हूँ मैं, और पैटर्न देख रहा हूँ मैं देश के सिटीजन्स का, अपोजिशन पार्टीज़ का एंड सिविल सोसाइटी का। मीडिया को तो मैं इसमें नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि मीडिया केवल 5% मीडिया है जो आवाज़ उठा रहा है, 95 मीडिया पूरी तरह सरकार के साथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश इम्यून हो गया है।
इन सारी घटनाओं से उसको लग रहा है कि ये तो रूटीन हो गया है, रूटीन का पार्ट। अगर बेईमानी धांधली हो रही है तो लोग कह रहे तो सारे करते हैं, ये तो अच्छा तो यार करना ही था, नेता लोग हैं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी समाज के एक वर्ग में, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे वर्ग में आ गई है, समाज के एक स्ट्रॉन्ग हिस्से में, सिविल सोसाइटी में, नौकरशाही में, जो थोड़ा नौकरशाही में ऐसे लोग हैं, वो कह रहे साहब ये तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जिसको कहते हैं कि आप खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा, और इम्यून हो गए, वो कह रहे ये तो होता ही है, ये तो होना ही है, ये तो और करेंगे, और जब तक ये रहेंगे ये करते रहेंगे। ये जो टेंडेंसी ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि जो जो गलत काम हो रहा है उसके बारे में आप प्रतिरोध नहीं करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने जब आशंका जताई, जब उन्होंने हरियाणा की धांधली के बारे में बात की, उन्होंने आशंका जताई कि बिहार के चुनावों में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। चूंकि उनके पास अभी तक उससे रिलेटेड दस्तावेज नहीं है तो ये सब नहीं बता सकते। आज वोटिंग चल रही है, अब तक जो आखिरी आंकड़े थे उसमें दिखाया गया कि लगभग 40% तक वोटिंग हुई है। 121 सीटों पर मतदान हो रहा है जी, 1 बजे तक। हम अगर बात करें बिहार के चुनाव की, और अगर ऐसे इस तरह की धांधली हो रही है वहाँ पर, आप क्या भविष्य देखते हैं कि बिहार में क्या नतीजे हो सकते हैं? अगर ये धांधली हो भी रही है और अगर नहीं भी हो रही है वो बाद की बात है, लेकिन ये सवाल उठता है कि वो जो प्रक्रिया वहाँ पर जो जिसको सर ने कहा आडंबर जो चल रहा है चुनाव होने का, वो उसको अब क्या होगा? जी वही ये मीनाक्षी, जैसे सर ने कहा कि ये जो अगर अगर ऐसी धांधली हो रही है जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि, तो ये एक बड़े इनविजिबल तरीके की धांधली है। ये उस तरीके की धांधली नहीं है जहाँ पे ओपनली बूथ कैप्चर किया जा रहा था और सभी लोगों के सामने किया जा रहा था और एक तरीके से बाहुबली जो नेता है वो करवा रहे थे। ये अब ये जो धांधली अगर हो रही है तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से हो रही है, जहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है और फेक वोटिंग करवाई जा रही है जो एकदम शांत तरीके से हो रहा है। तो ये वो एक अलग है। लेकिन आप पिछले कुल मिला के जितने भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल जो लेवल ऑफ वायलेंस है वो तो कम हो रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए जहाँ पर विपक्ष के वोटरों को पोलिंग बूथ तक जाने से ही रोक दिया जा रहा है। ज़्यादातर राज्यों में पोलिंग, हरियाणा में जिस तरीके से, हरियाणा में पोलिंग तो शांतिपूर्वक ही हुई, लेकिन ये 1-1.5 साल के बाद सारे रिसर्च करने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई 2 करोड़ में से 25 लाख लोग फेक वोटर्स हो सकते हैं, जो कि 12 देशों में लोग 5% ऑफ टोटल इलेक्टोरेट है। तो अब बिहार में जो भी चुनाव के नतीजे होते हैं, इस यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ धांधली हुआ ही है या नहीं हुआ है। और खास करके अभी 2 महीने पहले ही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई है जहाँ पे इलेक्टोरल जो रोल्स को एक कहा गया कि उसको साफ किया जा रहा है। हाँ, तो उसके उसके बाद अगर इस, तो ये भी 1.5 साल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो वेरिफिकेशन का है, जो अगर कांग्रेस कर रही है या दूसरे राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है जहां पर आप एक बूथ का इलेक्टोरल रोल लेते हैं। एक एक बूथ में 1500 और 1500 2000 वोटर्स होते हैं और उनके घर को देखते हैं आपका नाम है या नहीं सही, इतने सारे लोग हैं, तभी जाकर पता चलता है। और ऐसे अगर आप 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कर ले तो भी उसमें 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मान के चले तो अब 5 से 6 लाख एवरेज वोटर्स होते हैं और उसमें कई 150 या 200 से ज़्यादा 250 के करीब एक एक पोलिंग बूथ होता है। सबको आप जाकर देखेंगे, फिजिकली वेरीफाई करना होता है। और ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक आसान कर सकती है अगर वो कोऑपरेट करे, लेकिन क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। अपनी जो प्रेस वार्ता थी उसमें ये भी कहा कि अब उन लोगों को फॉर्म 7 देना बंद कर दिया गया है। नहीं, ये तो तभी हुआ जब आनंद और महादेवपुरा का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, तो पहले कोई भी जाकर फॉर्म 6 और फॉर्म 7 की नए एडिशंस हुए, कितने लोग डिलीट हुए, ये आप ऑनलाइन पता कर सकते थे। लेकिन जब से ये राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो
चुनाव आयोग से ये डिमांड कर रहे थे कि वो पारदर्शिता दिखाए, उसने और लेकिन दरवाजा उन्होंने बंद कर उलट जाकर पारदर्शिता के बजाय वहां पर जो आप कर सकते थे पहले, वेरीफाई कर सकते थे, वो वाला उसको भी आपने एक तरीके से बैन कर दिया कि आप ये सब नहीं जी। और दिखाइए। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग चाहता है कि हम नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर उसका भरोसा करें। हाँ, तो चुनाव आयोग कुछ भी अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर रहा है जिसमें लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। रही बात कि इसकी प्रतिक्रिया इतनी क्यों नहीं हो रही है कि पिछले 11 साल से हमने जिस तरीके का एक राजनीतिक ध्रुवीकरण देश में देखा है, उसमें हर चीज़ बड़े से बड़े मुद्दे पर ये कुछ लोग, कुछ नागरिक जो है वो सवाल उठा रहे हैं, जो न्यूट्रल माइंडेड है, जो जो चीज़ों को देख रहे हैं, जो जो पावरफुल लोग हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं। लेकिन जो सरकार के समर्थक है वो अपने आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और ये जो पूरे लोकतंत्र का जो पूरी तरीके से पतन होता जा रहा है, उनके स्टैंडर्ड्स का पतन होता जा रहा है, उसमें पूरी तरीके से शांत है, और बल्कि एक लेवल पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और जो स्टैंडर्ड भारत ने बनाया है पिछले 75 सालों में, चाहे जितनी भी गलतियां हों उसमें, चाहे जितने भी लूफोल्स हो, लेकिन जो भी बन पाए हैं वो भी ख़त्म होते हुए वो एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक तरीके से ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण जो हुआ है पूरी तरीके का, उसमें और ज़्यादा उग्रवादिता और लोकतंत्र के प्रति एक डिसडेन जिसको कहते हैं, एक घृणा का भाव लोगों ने प्रचार किया है कि ज़्यादा टू मच डेमोक्रेसी की बात ये लोग करते हैं कि ज़्यादा लोकतांत्रिक होना नहीं चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जो कि तानाशाही को भी, अगर भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है तो उसको भी वो सेलिब्रेट करेंगे। तो ये बात है, आप देखिए सारे जितने भी बड़े बड़े स्टोरी हो, चाहे पेगासस की स्टोरी हो, चाहे जहाँ पर नागरिकों पर स्टेट फोन उनका हैक करके उनकी सर्वेलेंस कर रहा है, चाहे अभी हाल ही में देखिए कि किस तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट ने जो खबर की, LIC ने अडानी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार कर चुका है, डेट पे है, उनको अपने फंड से पैसा निकाल के उनको उन पे इन्वेस्ट करवाया। तो ये सारी जो इतनी बड़ी जो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात हो रही है, वो लगातार इस तरीके की बड़ी, कोई भी देश में ये स्टोरी एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया। यहाँ पर कल राहुल गांधी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें ये एक स्टोरी बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहा है, हाँ तीसरी बार लगा रहा है, लेकिन वो भी ब्लैकआउट एक तरीके से कर दिया गया और एक रूटीन खबर की तरीके से सिर्फ चली। तो और लेकिन आप देखिए कि दिन भर प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जब वो विमेंस क्रिकेट टीम से मिल रहे हैं तो वो 2-2.5 घंटे का सीधा प्रसारण हो रहा है। प्रधानमंत्री विमेन क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उनकी तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज जाता है। लेकिन क्या ये 2.5 घंटे टीवी पे चल रहा है, और जहां जब बिहार के चुनाव में हिंसा हो रही है, वहां मोकामा में ये कुछ भी चीज़ जो सरकार को एक तरीके से उसके सवाल जो उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, या जो सरकार की छवि को जो थोड़ी धूमिल करती हुई जो खबर है, उसको पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो जब ऐसे इंफॉर्मेशन का जो सोर्स ही कंट्रोल हो जाता है, तो नागरिक का जो सिटीजन कॉन्शियसनेस है, जो नागरिकों का अपना जो मन है या उनके मन में जो सवाल है, उनको अब आर्टिकुलेट करने वाला कोई नहीं बचा। कुल मिलाकर ये जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो बिहार में भी आपने देखा कि आप नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं अपने गवर्नेंस के दम पर नहीं, बल्कि एक जंगल राज का भय क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। वो जब 25 साल से थे तो उनके पास गिनाने को बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, और वो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, उनका नाम ही सुशासन बाबू है, और किस तरीके से उन्होंने अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपए जीविका दीदियों को दिया। तो यही सब भी आप बोले, लेकिन आप जंगल राज के भय पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 25 साल सरकार चलाने के बाद जो है वही कुल मिलाकर बच गया कि कुछ भी मुद्दे की हारे चाहे जीते वो अलग बात है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा का स्तर गिरता हुआ, इतना बिहार सबसे गरीब
डीप स्टेट है, ये कौन उठा रहा है? ये सिर्फ विपक्ष, और विपक्ष सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, बल्कि प्रशांत किशोर भी विपक्ष में ही है, और वो ये सब उठा रहे हैं। लेकिन ना कोई बीजेपी की तरफ से, ना कोई नीतीश बाबू की तरफ से, कोई भी अपने अच्छे कामों को भी नहीं गिनवा रहा है। वो सिर्फ एक भय का माहौल और एक आतंक का माहौल कर रहा है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक नेगेटिव वोट चाह रहे हैं। तो यही माहौल बन गया है आजकल। जी, यहाँ पर मैं एक और चुनाव आयोग की भूमिका पर यहाँ पर बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिस तरह से जो जीविका दीदी जो नीतीश की सरकार ने पैसा दिया, वो चुनाव के बीच में भी वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कि वो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसके बीच में इस तरह से पैसे जा रहे हैं नागरिकों के अकाउंट में, इसको लेके चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। क्या ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक चिड़िया होती है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी एक रूलिंग्स होती हैं, और एक उसका एक मॉडल होता है जो इन्फोर्स हो जाता है 48 आवर्स पहले इलेक्शन के। उसमें कोई पब्लिक कंपेन नहीं होता, डोर टू डोर आप जा सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई पटाखे नहीं होंगे, कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। आज हालत ये है कि ये इसका मतलब एक नंगे तौर पर इसका वायलेशन हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन इसको साफ खड़े होकर के देख रहा है, बल्कि उसको प्रमोट कर रहा है। बिहार में आज इलेक्शन है 121 सीटों पर, और उसी के बगल वाली सीट पर प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक रैली कर रहे हैं, उलझुल आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन पर, करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अपनी पार्टी को छोड़ के अपोजिशन का करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। और सारे टेलीविज़न चैनल, जितने टेलीविज़न चैनल हैं, आप देखिए कि कोई छोटा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई छोटा है, सारे लोग उसे लाइव दिखा रहे हैं। तो इससे बड़ा वायलेशन कहीं हो सकता है कि लोग लाइन पे खड़े हैं, कुछ लोग टीवी देख करके वोट देने के लिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री का लाइव देख रहे हैं। कम से कम लाइव तो ना दिखाएं। आप प्रधानमंत्री के भाषण को आप रोक नहीं सकते हैं, पर कोई भी, इवन कांग्रेस पार्टी ने भी रैलियां की, या तो आप उनकी आचार संहिता बना लीजिए, एक मॉडल बना लीजिए कि आप प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं तो आप दूसरों को भी दिखाइए। 5 मिनट प्रधानमंत्री को दिखाइए, 10 मिनट पीएम को दिखाइए, 2-2, 4-4 मिनट औरों को भी दिखाइए। लेकिन प्रधानमंत्री का 2 घंटे तक लाइव चल रहा है, 1 घंटे का भाषण पब्लिक रैली में अभी आज चल रहा है सीमांचल में। तो ये जो मजाक हो रहा है, हो क्या रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंट किया, जो जैसे मैंने पहले बताया, तो के.एम. जोसेफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आज से 3 साल पहले के.एम. जोसेफ ने एक प्रोसीडिंग्स में, हियरिंग में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, देखिए, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी खुद अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर बने जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये आप क्या कर रहे हैं? ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्यों आप अपने कंट्रोल में ले रहे हैं? तो इस हालत में चूंकि उसका जो रिपोर्टिंग बॉस है इलेक्शन कमीशन का, वो तो प्रधानमंत्री हो गया, तो वो अपने बॉस के खिलाफ कौन कार्य करे? कोई कांस्टेबल है, सिपाही कांस्टेबल, क्या वो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एक्शन करेगा? इस हालत में आ गया, क्योंकि ये जो ऑटोनॉमी थी, वो ऑटोनॉमी इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दी है। और ये कोई इलेक्शन कमीशन तो उसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है। बाकी देखिए, बाकी संस्थाओं का क्या हाल है, पार्लियामेंट का क्या हाल है, राष्ट्रपति के जो पोजीशन का क्या हाल है, उपराष्ट्रपति का क्या हालत हुई, उनके क्या, किस तरह से उनको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला गया। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें एक बड़ी डरावनी तस्वीर देश के लोकतंत्र के लिए पेश कर रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी तो हालत बहुत ख़राब कर दी गई है। और मुझे दुख हो इस बात का हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक इंक्वायरी कराने के, अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, सपोज करो हम मान रहे हैं वो मेरिट पे आरोप नहीं है, जब तक प्रूफ नहीं होते हैं, मेरिट पे नहीं, कोई राहुल गांधी ने कोई जांच आयोग के चेयरमैन तो है नहीं, वो उनके पास फॉरेंसिक इंक्वायरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो आप एक इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहिए कि हमें देश के नागरिकों का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करना है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी एक फेडरल जांच एजेंसी या एक जॉइंट जांच एजेंसी
जिसमें अपोजिशन के द्वारा नामित कोई आईपीएस ऑफिसर हो और सीबीआई के साथ ये कोऑर्डिनेशन करेगी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जी। डे टू डे आप सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे शाम को 6 बजे कि आज की जांच ये क्या मजाक है कि कहीं कोई कुछ नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं है, लोग शांत बैठे हुए हैं। इसमें तो नेपाल जैसे देश में हमें नहीं कह रहे कि नेपाल के चीज़ों को हम यहाँ इन्वाइट करें, लेकिन क्या छोटे छोटे मुल्कों में हुआ जहाँ उनका किस तरह से स्केल हुआ, किस स्केल पे हो रहा है, और हमारे यहाँ लोग शांत हैं, चुप है, लोग सड़कों पर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिखरी हुई आपस में लड़ रही हैं एक दूसरे से। रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टी से लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जिसके पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा, कुछ पैसे की कोई उस पर कमी नहीं है, उस पैसे से आप कैसे लड़ोगे जब आप एकता के साथ काम नहीं करोगे? आप क्या कोई रीजनल पार्टी क्या बीजेपी के नेटवर्क से लड़ पाएगी? आप नेशनल पार्टीज रीजनल पार्टीज के साथ, अब रीजनल पार्टी सोच रही है कि ये नेशनल पार्टी कांग्रेस है, ये हमको खा जाए। ये अपने अपने निहित हितों के लिए लड़ रहे हैं ना, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो सबको लगता है कि नहीं एक साथ आने से बेहतर है कि नहीं हम अपने छोटे छोटे जो फायदे हैं उन्हीं को देखते रहें। ऑफ कोर्स देखो जो रीजनल पार्टी जो 90% तो फैमिली पार्टी बन गई है जी। जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी का कहीं किसी रीजनल पार्टी के लीडर को आप बुला करके स्टूडियो में बुलाइए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इस पर क्या कोई विचार नहीं उनके पास। उनके पास ये है कि साहब वो कास्ट बेस और नेशनल पार्टी कोई आ जाए, देखो हम हराएंगे यहाँ बीजेपी को। लेकिन आज ये जो चीज़ें हो रही है, जो काल है, जो फेस बड़ा खतरनाक है, देश की राजनीति के लिए भी खतरनाक है, अपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए भी खतरनाक है, मीडिया के लिए तो खैर है ही। तो ये जो चीज़ें हैं संस्थाओं के लिए बड़ा बुरा संकेत है। जो इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं बहुत खतरनाक संकेत जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में हालात सुधरेंगे जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक पब्लिक सड़कों पर नहीं आएगी, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी। और आने वाले जो उनकी जनरेशन, उनके बच्चे हैं, इस गुलामी में, ये जो नई गुलामी हमारे देश ने 90 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो ये जो गुलामी देश को नए मानसिक गुलामी की तरफ देश को ले जा रहा है, इसके खिलाफ लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। बदलाव लोग ही ला सकते हैं। हाँ, हमने देखा कि अमेरिका में भी इसी तरीके का माहौल बन रहा था। एक अच्छी खबर वहाँ से आई कि न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर बने हैं वो जितने भी पूर्वाग्रह थे उन सभी को तोड़ते हुए जोरान ममदानी ने जीत अपनी सुनिश्चित की और वो अच्छे से जीते, उनको जनता का सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है उसके आगे जनता को ही आके आना पड़ेगा। अगर हम जोरान ममदानी की जीत को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें कि क्या बदलाव संभव है, तो क्या आप दोनों को लगता है कि उस तरह का कोई बदलाव भारत में भी आ सकता है? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भारत के लिए जोरान की जो जीत है उसमें बहुत बड़ा सबक है, उसमें लेसन है उसमें, कि हमारे यहाँ जो रिलीजन की पॉलिटिक्स हो रही है और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो अपने रोज़गार के इश्यूज हैं, प्राइस राइज के इश्यू हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो अपने बैक सीट पर डाल दिए। और आज इन्हीं इश्यूज़ को लेकर के आप ये बताइए कि 4% मुसलमान है न्यूयॉर्क सिटी में, 4%। अगर आप, इतना बड़ा शहर है वो, मतलब सबसे बड़ा शहर है वो वेस्टर्न कंट्री का सबसे बड़ा शहर, और उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज, लोगों की जो कंडीशंस हैं, लोगों के जो हाउस रेंट्स हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि ईसाई कंट्री है, इसमें कोई राय तो है नहीं, 60% ईसाई हैं। उन्होंने उस रिलीजन की पॉलिटिक्स तो नहीं की, वो जीतता भी नहीं कभी, उसने लोगों के इश्यूज उठाए और लोगों को कॉन्फिडेंस आया लोगों में कि यस ये आदमी कर सकता है, ये कुछ बदलाव ला सकता है, और उसको आगे बढ़ा दिया। भारत के लिए तो इसलिए कि भारत का ओरिजिन है उसका, भारत में उसकी फैमिली का, और भारत के लिए है कि क्या इस तरह के बदलाव में हमें कल्पना करनी होगी कि क्या इस तरह के इशू बेस्ड चीज़ों पर क्या भारत में कुछ बदलाव आएगा। इकोनॉमिक इश्यूज़, लोगों की जिंदा रहने के जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज़ क्या मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके फोकस में आएंगे। वो जो वोट डालने जाते हैं या वो कोई डिसीजन लेते हैं, उस निर्णय में ये जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी के, रोजगार के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, इवन भ्रष्टाचार भी तो ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है। तो ये इश्यूज़ कभी बनेंगे, और क्या इन इश्यूज़ को फोकस में लाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़,
ये बड़ा इशू भारत के लिए, ऐसा मैं आप क्या राय रखते हैं जो इस पर? मीनाक्षी, मुझे लगता है ज़ोहरान मामदानी की जो जीत है वो भारत के लिए ही नहीं, एक पूरे ही जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और लगातार किस तरीके से एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि कुछ तो ऐसे पूरे विश्व में हो रहा है जहाँ पर तानाशाह जो है अथॉरिटेरियन लीडर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पूरी जो राजनीतिक स्पेक्ट्रम है वो एक राइट ऑफ सेंटर की तरफ बढ़ती जा रही है। मतलब और कोई स्पेस ही नहीं है चाहे, लेकिन इस मामदानी ने ये करके दिखाया है कि एक न्यूयॉर्क, जिसको मतलब विश्व का कैपिटल कहा जाता है, वहाँ पर वो एक अफोर्डेबिलिटी और वर्किंग क्लास इश्यूज को लेकर चुनाव लड़े। एक मुस्लिम पॉलिटिशियन, फर्स्ट मुस्लिम मेयर है, छोटा सा ही एक सिटी का ही इलेक्शन है, तो इसको मैं उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होगा वो नहीं, मैं उसका मैसेज क्या निकल रहा है वहाँ से, और ये वो होते हुए और उन्होंने लगातार एक मॉरल कंसिस्टेंसी के साथ अपना चुनाव किया। अब अमेरिका जैसे देश में आप इजराइल के खिलाफ अगर आप बोले तो उसको एंटी सेमेटिक कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई हाँ ये तो ना, उनको मतलब नाज़ियों से इक्वेट कर दिया जाता है। और लेकिन उन्होंने जहाँ पर हमास का जो अटैक था उसको तो उन्होंने निंदा की, लेकिन उन्होंने लगातार जो अपने स्टूडेंट डेज से पैलेस्टीनियन राइट्स के बारे में वो लगातार जो कहते आ रहे हैं, मेयर के इलेक्शन, इतने हाई स्टेक इलेक्शन में भी उन्होंने उस मॉरल कंसिस्टेंसी को कायम रखा और उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था कि हाँ मतलब पैलेस्टीन के खिलाफ अन्याय हो रहा है और उसमें विश्व की सारी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, ये खुल ऑथेंटिक तरीके से और मॉरल क्लैरिटी के साथ जो उन्होंने रखा, उस बात को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। और यहाँ क्योंकि वो दूसरा पहलू ये अफोर्डेबिलिटी भी की है बात कि तेल अवीव के बाद में न्यूयॉर्क ही एक ऐसा शहर है जहाँ इजराइल के लोगों की सबसे ज्यादा तो आबादी उसमें है। से उन्होंने मतलब ज्यूइश पॉपुलेशन जो है वहां पर उनको थोड़ा एलियनेट किया, लेकिन बाकी जो उन्होंने ये नहीं दिखाया सिर्फ वोट लेने के लिए कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं। उनका वो क्या सोचते हैं, उनकी राजनीतिक संगति क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के सामने रखा और साथ में वैसे इश्यूज उठाए, अफोर्डेबिलिटी का, रेंट फ्रीज का, कि सिटी रन ग्रोसरी स्टोर, कि हाँ भाई हम ये जो अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म है उसको हटाकर स्टेट इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि यहाँ पे सामान्य व्यक्ति जो है वो भी यहाँ पे रह सके, क्योंकि न्यूयॉर्क विश्व का सबसे महंगा स्टेट है। तो ये इशू उन्होंने पकड़ा और लोगों को न्यूयॉर्क में लगातार जो अमेरिकन ड्रीम बेची जाती है वो नहीं बेची। तो मुझे ये लगता है, और यही चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा था, और वो जीत कर आए। और यही चीज़ें आप देखिए, जितने भी देश विश्व भर में तानाशाह आ रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे मोदी हो या पुतिन हो या अर्दोगन हो, ये एक तरीके से जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है इनके खिलाफ बोलकर सामान्य व्यक्ति का एक सपोर्ट जीतते हैं, हासिल करते हैं। कि अभी तक की जितना भी पूरा पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उनके खिलाफ बात करके अपने आप को बाहर का व्यक्ति बोलकर हम अपने आप को लोगों का वॉइस क्रिएट करते हैं, और उससे इस तरीके से। लेकिन उनमें यह है कि वो लगातार जेनोफोबिया और एंटी और मतलब जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस है उनका वॉइस बनते हैं वो लोग, उनसे पैसा लेते हैं, प्लस इस्लामोफोबिया फैलाते हैं वो, इस तरीके से तमाम तरीके के राइट ऑफ सेंटर की तरफ है। लेकिन ममदानी की जीत ये दिखाती है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिटिक्स है उसकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है। जिस तरीके से पैसा, बाज़ार और इसकी वॉलीटैलिटी इतनी ज़्यादा विश्व भर में बढ़ गई है और लोग खुद इतना ज़्यादा, सामान्य व्यक्ति इतना इनसिक्योर फील कर रहा है कि एक लेफ्ट ऑफ सेंटर जो एक समाजवाद का नारा देते हुए भी उस तरीके का, उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से एक नेता उभर के आ सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ राइट ऑफ सेंटर के ही इस तरीके से ऐसे क्राइसिस में जो विश्व
विश्व में अभी क्राइसिस चल रहा है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तानाशाही एक ऑल्टरनेटिव बने, बल्कि एक डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, मामदानी जैसे प्रोग्रेसिव। अब आप देखिए वो फर्स्ट मुस्लिम मेयर है, और उन्होंने मुसलमानों का भी जो कैरिकेचर किस तरीके से ब्रेक किया, समाजवाद की वो बात करते हैं, LGBTQ राइट्स के साथ वो खड़े होते हैं, और लगातार जो सोशल ऑर्थोडॉक्सी है उसको, उस पर सवाल वो पूछते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें हैं, और वो जो पूरा जो एक इस्लामोफोबिया है कि भाई मुस्लिम इस तरीके से होता है, उसको भी उन्होंने ब्रेक किया। सारे स्टीरियोटाइप्स, तो सारे जो स्टीरियोटाइप्स उन्होंने ब्रेक करते हुए, न्यूयॉर्क जैसे मेयर का ही चुनाव है, लेकिन वो एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि हाँ, कि ये जो वैक्यूम जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने तैयार किया है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक नए तानाशाह उभरे, बल्कि एक नए डेमोक्रेटिक लीडर की भी उसमें जगह है, और एक लोगों की आवाज़ उठाने वाली भी जगह है, जिसको एक मॉरल ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मामदानी की जीत का मतलब मेरे लिए वो है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि जिस पे देखिए नेहरू को जिस तरह से उन्होंने कोट किया, हमारी जो पॉलिटी है भारत में जो हो रहा है, नेहरू को सारी बुराइयों की जड़, कोई ऐसा दिन नहीं है जब नेहरू के खिलाफ कंपेन नहीं किया जाता। नेहरू ने जो बोला, देश के लिए जो किया, देश के लिए जो सोचा, उन्होंने जो जो लिखा, 12 साल नेहरू जेल में रहे, कोई बात करता है। लेकिन उन्होंने जब अपनी विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें उन्होंने नेहरू की बात की, नेहरू के कोर्ट किया उन्होंने, नेहरू को जो आज़ादी जो 1947 में उन्होंने पार्लियामेंट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें भारतवासियों को, इंडियन डिस्पोरा के नाम पर ये लोग जाकर के वहाँ न्यूयॉर्क और ये सब जलसा होता है, उनको ये बातें सोचनी होंगी, और रास्ता वहीं से मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत टर्निंग पॉइंट है, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता इससे निकले। एक बात बस मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हमेशा अमेरिका में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स पर एक पिछले दौर में भी हुआ, जब ओबामा एक रेडिकल चेंज के लिए खड़े हुए, जीत कर भी आए, लेकिन उनके कार्यकाल में इराक से लेकर अफ़गानिस्तान, लगातार ये जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और वॉर मॉन्गरिंग जो होती है, या फिर उन्होंने जो पूरे विश्व भर में जो ये आर्म्स का जो पूरा नेटवर्क है, सप्लाई नेटवर्क है ऑयल का, और अमेरिका अपना वर्चस्व बनाने के लिए उनके उन पॉलिसीज़ में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि जीतने के बाद ओबामा उसी एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट मानने लग गए। मैं बस ये होप करता हूँ कि मामदानी ने जो आज होप दिखाया है, उस एज अ मेयर भी वो उस वो ज़मीन पर खरे उतरे, और जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाए, ना कि बनने के बाद जो मॉरल क्लैरिटी और जो ईमानदारी के साथ वो चुनाव लड़े हैं, वही पावर में आने के बाद भी वो उस तरीके से वो दिखाए। हाँ, नहीं तो इससे क्या होता है कि ओबामा खरे नहीं उतरे, अब मामदानी अगर खरे नहीं उतरेंगे तो विश्व भर में एक सिनिसिज्म फैलता है, और जिसके लिए नेता डायरेक्ट जिम्मेदार होते हैं। और अभी हम इतना इसलिए बात कर रहे थे कि नागरिकों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नागरिकों को हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि कोई आदमी आएगा तो क्या ही बदल देगा, जो होप दिखाता है और फिर नहीं कर पाता है, तो और उसको छुपा, तो उसकी वजह से विश्व भर में सिनिसिज्म एक फैलता है, और उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन तैयार होता है। मामदानी शायद अगर ज़मीन पर खड़े उतरे और एक नई राह पर अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक नैरेटिव अगर चला सके, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि जनता बदलाव ला सकती है, बदलाव आ सकता है। इस तरह जो चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग को ही आगे आना होगा, जिससे कि वो अपना जो भरोसा उस पर कम हो रहा है उसको रीस्टोर कर सके। हम उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे कदम उठाए और जल्द से जल्द जो भरोसा कम होता जा रहा है उसके लिए कुछ करें। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।